बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ शेयर करनी है दो, और बहुत ही दिलचस्प और बहुत, मैं समझता हूँ, अहम तरीन स्टोरीज़ हैं, कड़ाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि ये अचानक पीडीएम के लॉन्ग मार्च का टाइम क्यों तब्दील हो गया। जो दिसंबर में हो रहा था वो नवंबर में हो गया। ये क्या चक्कर है? क्या क्या सूरत हाल कहाँ जा रही है? क्या गवर्नमेंट को जल्द घर भेजने का प्लान है? ये है क्या? इसमें मैं आपको इस पे बात करता हूँ। दूसरी स्टोरी कि कल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। जनाब, उस इजलास में बहुत मज़े की बातें सामने आ रही हैं, और वो वैसे तो सहाफ़ियों को भी रोक दिया गया उस इजलास में जाने से, लेकिन अब बहुत सारी बातें बाहर आई हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बाहर आई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना। मैं समझता हूँ ये उससे भी अहम स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा। अब जनाब आ जाए, पहले बहुत सारे दोस्तों का कि जनाब नकवी साहब आप बताएं कि ये पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च, अच्छा पीडीएम बड़ी अजीब व गरीब बात है कि ये हमने देखा कि पीडीएम ने एक दफ़ा किया कि जनाब हम जो है ना वो लॉन्ग मार्च का इस तरीके से पहले, काफ़ी पहले इस्लामाबाद की तरफ, फिर वो डेट नहीं दी, फिर उसके बाद उसे और भी आगे कर दिया, फिर उसके बाद इसी तरीके से। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो कहा कि जी दिसंबर में करेंगे, उसको कहा कि अब नवंबर में करेंगे, नवंबर के एंड पे, मतलब नवंबर के वो हो सकता है कि जी तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, इस तरीके से। अच्छा, फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग जो बताया, इसमें मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ बहुत डिटेल शेयर करूंगा। अब इसमें यह है जनाब कि बताया जा रहा है कि पीडीएम क्या करेगी, तमाम बाकी मुल्क से पहले काफ़िले आएंगे, पहुंचेंगे, बाकी सूबों से भी पहले पहुंचेंगे लाहौर इकट्ठ होगा। लाहौर जनाब वहाँ पे इज्तिमा होगा पूरा, वहाँ पर लोग जमा होंगे, वहाँ लाहौर से चलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स भी हैं, डिटेल्स मैं डेफिनेटली शेयर भी करूंगा। और जनाब डिटेल्स ये भी हैं कि कल मैं देख रहा था कोई डेवलपमेंट हुई, कोर कमांडर कराची की भी कमान तब्दील हुई। वो लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब वहाँ पर पहुँचे और वो बाकायदा जो है ना वहाँ से उन्होंने चार्ज छोड़ दिया। जो अभी DGISI 20 तारीख को उन्होंने चार्ज लेना है, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। ठीक हो गया ना? वो 19-20 का जो फ़र्क है, 19 तारीख 20 तारीख, ये इसके हवाले से भी, और अब वो बहुत ही क्लोज़ आ गई है वो तारीख भी। तो जस्ट यूँ समझ लें कि 10 दिन रह गए हैं, और उस हवाले से भी और क्या कि अच्छा ये भी मकाफ़ात अमल है कि आप ये देखें कि उसी तरीके से ये भी हो सकता था कि सारे काफ़िले आप जो है ना इस्लामाबाद की तरफ पहुँचें, नहीं, पहले लाहौर पहुँचें और लाहौर से एक बड़े मार्च की शक्ल में आप यहाँ पर आएँ। और उसमें ये भी पता चला है कि जनाब नून लीग के अंदर भी इस तरह के फ़ैसले हुए हैं कि जी जो पार्टी के मामलात हैं, जो कि इन हाउस चेंज के मामलात हैं, जो कि पार्लिमानी मामलात हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब संभालें, और जो दमादम मस्त कलंदर करना है ना वो मरियम नवाज साहबा संभालें। वो जो कड़ाकेदार किस्म की तकरीरें करनी है, वो जो रैलियों को खिताब करना है, वो जो रैलियों को लीड करना है, वो जो इस तरीके से रैलीज़ को लीड करना, वो मरियम नवाज साहबा की ज़िम्मे लगी है। तो उधर से हम देख रहे हैं कि वो जो सरगर्मियाँ हैं नवाज शरीफ साहब की, वो भी बहुत तेज़ हो रही हैं दिन ब दिन। मतलब आप ये देखिए एक एक दिन में पता नहीं उनकी कितनी कितनी मुलाकातें हो रही हैं। ये बहुत तेज़ी के साथ जो है ना जो चेंजेस आ रही हैं, और ख़ास तौर पे पिन पॉइंट इसी नुक्ते पे करना है कि वो मार्च जिसके बारे में कहा गया था कि अभी हम तारीख भी नहीं दे रहे और ये दिसंबर में होगा। पहले महंगाई के ख़िलाफ़ तमाम पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में मार्च होते रहेंगे, और आखिर पे जो मार्च होगा वो हम दिसंबर में करेंगे। अब दिसंबर वाले मार्च को नवंबर में लाना, ये बहुत ही अहम बात है। आ जाए जनाब कौमी सलाम, ये इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करनी है। कौमी सलामती का पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ कल, ये बड़ा दिलचस्प और बहुत ही अहम तरीन इजलास था। ठीक है, वैसे तो रोक लिया गया सहाफ़ियों को भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि जहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, सियासी गैर सियासी, वो सारा कुछ, वो मिलते भी हैं सहाफ़ियों से भी बाहर आके, बहुत सारों के पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, तो वो किस तरीके से बड़ी मज़े की बातें बाहर आई हैं। भाई देखें, पहली बात तो ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिर गैर हाजिर थे जनाब इस इजलास से। ठीक,
वो हर अहम मौके पर पता नहीं वो गैर हाजिर होते हैं। पता नहीं वो अपोजिशन के साथ कोई कोरोना का इजलास हो रहा हो उससे गैर हाजिर होते हैं, पता नहीं वो और कोई और बहुत अहम मामलात पर पीछे भी जो है ना, इससे पहले वो एक ब्रीफिंग हो रही थी, वो भी इसी कौमी सलामती से मुतल्लिक थी, उसमें भी गैर हाजिर थे। अब इतने अहम मौके पर गैर हाजिर, और इसको बहुत आड़े हाथों लिया अपोजिशन ने, और उन्होंने कहा कि हमें तो चोर डाकू कहते हैं। और जनाब ये खुद हालत ये है कि जो इतना अहम इजलास जिसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत से था, उससे प्राइम मिनिस्टर साहब गायब हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें आना मुनासिब ही नहीं समझा। अब ये मुनासिब नहीं समझा या कोई और कैथारसिस है, कोई गुस्सा है, कोई बहुत सारी चीज़ों पर मैंने चीज़ें बहुत सारी डिस्कस करनी है इसमें। तो गफूर हैदरी साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मौलाना साहब के जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनका जनाब जनरल बाजवा साहब से मुकालमा हुआ, और उन्होंने कहा, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब से कि जनरल साहब आप अपने दोस्त को नहीं लाए इतने अहम इजलास में। ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा जी वो मेरे दोस्त नहीं, मेरे बॉस हैं। ठीक है, अच्छा। अब शिबली फराज साहब से भी पता चला कि उनसे भी बड़ा गर्म जोशी के साथ मुसाफिया हुआ आर्मी चीफ साहब का, और आर्मी चीफ ने उन्हें उनके वालिद साहब का एक शेर ही सुनाया, और वो शेर बड़ा मानी खेज किस्म का शेर है, और वो शेर यही था कि रंजिश ही सही अहमद फराज साहब का। क्या बात है अहमद फराज साहब की। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ये आर्मी चीफ साहब ने जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सुनाया, और पता नहीं ये उनको कह रहे थे या किसी और को उनके ज़रिए पैगाम दे रहे थे। ये बड़ा अहम मामला। बखैर आगे चलें, आगे बातें बहुत अहम हैं जनाब। TLP फर्स्ट टाइम ये पता चला कि TLP के साथ जो मुआहदा किया गया उस पर पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी और MKM ने भी, तीनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और बताया गया फिर बाद में उनको कि जी जो भी मुआहदा होगा जब भी सामने आएगा, पता नहीं ये अभी तक क्यों नहीं सामने आया। मैं बहुत अहम तरीन बात बताने लगा हूँ आपको अगली इसके बाद। बहुत मैंने कहा ना कि इसमें बम्बास्टिक किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं कल, तो जो मुआहदा भाई होगा उसको हम बताएंगे, उसमें आइन और कानून के खिलाफ कोई शिक नहीं होगी वगैरह वगैरह, ये बताया गया। अलबत्ता ये नहीं बताया गया कि अगर आइन और कानून के खिलाफ कोई शिक नहीं है तो फिर उनको किस खुशी में खैर से उसको खुफिया रखा गया है, ना पार्लियामेंटेरियंस को दिखाया गया है, ना कौम को दिखाया गया है। तो कौन, अगर कोई शिक आइन और कानून के खिलाफ भी नहीं है तो फिर खौफ काहे का, फिर क्यों डर रहे हैं, फिर उस मुआहदे को आम करें। ठीक है, ताकि पता चले कौम को कि क्या मुआहदा, वो क्वेश्चंस रेज होना ख़त्म हो, सवालात उठने ख़त्म हो। जनाब आर्मी चीफ साहब ने बताया जा रहा है, बहुत सारे अब तो ज़राए बता रहे हैं, अब तो रिपोर्ट होने लग गई हैं चीज़ें, कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि जी कौमी सलामती के बहुत सारे उमूर का ताल्लुक मईशत से होता है, और मईशत कुछ अच्छी नहीं चल रही। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेटमेंट। ये एक यूँ समझ लें कि जैसे एक होता है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट है, और बिल्कुल इस वही, ये क्या मकाफात अमल है यार, कि ये जो उस वक़्त इसी तरह के बयानात आते थे ना, इसी तरह के क्वार्टर से, कि जी वो मईशत ठीक नहीं है, ठीक है ना, और वो मईशत तो 5.8 वाली मईशत थी। उस वक़्त तो आलू प्याज मुझे 20-25 रुपए का मिल रहा था, उस वक़्त तो चीनी मुझे 52 की मिल रही थी, उस वक़्त तो आटा मुझे 45 का मिल रहा था, उस वक़्त तो ये चीज़ें, उस वक़्त तो पेट्रोल को 95 रुपए का मिल रहा था, उस वक्त तो ये सारी चीज़ें, उस वक्त तो घी मुझे 150 का मिल रहा था, या कुकिंग ऑयल 150-170 का, आज तो वो 400 का मिल रहा है। तो बात ये है कि उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि मईशत ठीक नहीं, और अब खैर से वही जुमले उसी तरीके से दोहराए जा रहे हैं, और उसी तरीके से, तो फिर आप समझदार हैं, खुद डांट तो आप मिला लें। तो कौमी सलामती के बहुत सारे उमूर का ताल्लुक मईशत से होता है, और मईशत ठीक नहीं चल रही। ये जुमला बड़ा अहम है जनाब आर्मी चीफ साहब का, और ये बहुत वायरल हुआ है कि मईशत, उन्होंने कहा कौमी सलामती के इजलास में बताया ये जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मईशत ठीक नहीं चल रही। TTP के साथ जो मुआहदा हो रहा है या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, और उस पर भी ये कहा गया कि वो कौम के सामने रखा जाए। और वैसे भी बात ठीक है, ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि देखें
बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के भी वो कातिल हैं, और उस हिसाब से भी अब मुझे नहीं पता कि कौन उनका कातिल है, क्योंकि खुद बिलावल साहब ने भी कहा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इज़ द मर्डरर ऑफ माई मदर। ठीक हो गया ना, कि मेरी माँ का कातिल है परवेज़ मुशर्रफ। अब ये रिकॉर्ड पे है, बिलावल साहब ने कहा, उसके बाद पता नहीं चुप कर गए, या उनकी अपनी मसलियत हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया या उनके खिलाफ क्या किया या क्या हुआ, तो बहरहाल उसके वो बाद की बात है। लेकिन उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि टीटीपी ने मोहतरमा को भी शहीद किया, बाकी लोगों की, तो ऐसा ना हो शुहदा की फैमिलीज़ को जो है ना इस तरीके से एतमाद में लिए बगैर या उनको दुख पहुँचे इन मुज़ाकरात से या इन चीज़ों से। बताया गया कि उनके किन किन के साथ जो है ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ज़ाहिर है जिन्होंने हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के 140 बच्चों समेत 150 लोगों को किस बेदर्दी के साथ शहीद किया, अगर आप उनके साथ करेंगे इस तरह से मुज़ाकरात जब मुआहदे, तो फिर आप अच्छा कुछ लोग ना बड़े अरस्तू बनते हैं, वो कहते हैं नकवी साहब आप क्या चाहते हैं, मजीद खून खराबा हो। भाई हम नहीं चाहते खून खराबा, लेकिन बात यह है कि ये स्टेट को हथियार भी नहीं डालने इस तरीके से। बात यह है कि आपको किसने राइट दिया है, आपको किसने जो है ना ये हक दिया है किसी स्टेट को या हुकूमत को या किसी भी इदारे को कि आप ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें कि जो मेरे फौजी जवानों के सरों से फुटबॉल खेलते रहें। अगर ये मुज़ाकरात पिछले 2-3 महीनों से शुरू थे, तो फिर पिछले 2-3 महीनों में 150-200 बंदा मेरा फिर क्यों चला गया, और कितने फौजी जवान और कैप्टन और पता नहीं कौन कौन शहीद हुए, और किस बेदर्दी के साथ शहीद हुए, वो क्यों हुआ। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जो है ना वो टीटीपी ने एक बाकायदा लिस्ट जारी की है कि हमारे अक्टूबर में कौन कौन से किस किस मकाम पर कैसे कैसे हमले हुए, हदफ इतने हुए, टोटल हमले इतने हुए, कामयाब इतने हुए, इतनों को हमने मारा, इतनों, तो वो चल रहे थे, तो क्यों नहीं हुआ। अभी तो चलो फायरबंदी कोई हो गई है सुना है, लेकिन अब बात यह है कि अगर आप इस बुनियाद पे कि अगर किसी ने किसी के बंदे को किसी को मारा है खुदा न खास्ता और उसने इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, चलो इकॉनमी और वो चीज़ों तो जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन जानों का तो कोई नेमुल बदल नहीं होता ना। 60-70 हज़ार कीमती जानें हमने गंवाई हैं, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें फौज शामिल है, जिसमें डॉक्टर शामिल हैं, जिसमें जजेस शामिल हैं, जिसमें वकला शामिल हैं, जिसमें सहाफ़ी शामिल हैं, जिसमें पता नहीं कौन कौन पूरे अवाम शामिल हैं। जिस तरीके से जो है ना वो बेदर्दी के साथ मारा गया, तो अब अगर वो कहे कि जनाब को वो इस डर से उनके साथ हम हथियार डाल रहे हैं कि वो अगले मेरे भाई को ना मार दे, तो इसका मतलब तो फिर ये किधर गया कानून और आइन, किधर गई फिर वो स्टेट की रिट, किधर गई फिर अदालतें, किधर गया फिर जो है ना ये सारी चीज़ें। तो अगर जब मुजरिम को, जब इस तरीके से कातिल को दहशतगर्द, फिर MKM ने वो कल ये भी नुक्ता उठाया है कि जी आपने TLP के साथ भी मुआहदा कर लिया, आप TTP के साथ भी कर रहे हैं, तो हमारे दफ्तर भी खोल लें। फिर मैं समझता हूँ कि उनका बहुत ही लेजिटिमेट डिमांड है ना भाई, फिर उनका बहुत ही लेजिटिमेट डिमांड है कि फिर उनके दफ्तर भी खोलें। फिर इसी तरीके से बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी हमारे ही सपूत हैं, इसी धरती के बेटे हैं, फिर उनके साथ भी उसी तो ओवरऑल एक अमन की फ़ज़ा पैदा करें ना। फिर इसी तरीके से वो जो मैं कहूँगा, अच्छा कुछ लोग ना बड़ी खौफ की इस फ़ज़ा में बड़े डर की बात करते हैं जनाब, और मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आप इस तरीके से कभी को ये बात भी उठाया करें। अली वज़ीर साहब वाली, अली वज़ीर साहब ने कौन सी क़यामत ढा दी है, फिर उनको भी उसी तरीके से रिहा किया जाए और उनके साथ भी एक मुआहदा और पुरअमन तरीके से रहा जाए और जिस तरीके से वो कर जाए। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब कोई नाम न लें, कोई पता नहीं फलान रहा। मैं कहता हूँ भाई अगर आपके दिल में सच है और आप रिक्वेस्ट कर लेती हैं, चलें, अगर आप कहते मैं रिक्वेस्ट लेता हूं अपने इज्जत माब जनरल बाजवा साहब से, आर्मी चीफ साहब से, बड़े दिल बड़ा करें जनाब, ठीक हो गया ना। और किसी को इस तरीके से वो कहें कि यार ठीक है, आपके असम्बली का मेंबर भी है, कौमी असम्बली का MNA भी है, ठीक हो गया ना, उनको समझा भी सकते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, उनको आप GHQ भी बुला सकते हैं, उनको आप कहीं पर भी बुला सकते हैं, उनको उनके साथ आप आपकी बात सुनेंगे। वैसे भी अब एक बंदा MNA है, मेंबर नेशनल असम्बली है, और इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से उनको मजीद कैद रखने में नफरत बढ़ जाती है, खुदा न खास्ता जब बाकी पूरी कम्युनिटी में नफरत बढ़ती है, उससे बहुत बेहतर है कि उसको भी उसी तरीके से आप जो है ना गले से लगाएं, उसको भी उसी तरीके से मुज़ाकरात करें, उनके साथ भी उसी तरीके से अमन की फ़ज़ा कायम करें। जब हम तालिबान के साथ, अब मसला ये है मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब ऐसे मौके पर नहीं,
खान साहब पिछले एक तकरीर में फरमा रहे थे कि मैं शहबाज शरीफ के साथ अगर हाथ मिलाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने करप्शन को तस्लीम किया। आप मोदी के साथ हाथ मिलाने के लिए बेचैन हैं, आप मोदी साहब के साथ फ़ोन करने के लिए बेचैन हैं, आप जनाब अमेरिका को मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरी मोदी से सुलह करवा लो। तो इसका मतलब ये है कि आप इसका उनके साथ हाथ मिलाने से फिर हम ये मतलब लें कि हज़ारों लाखों जो कश्मीरियों के कत्ल को आप लेजिटिमेट खुदा न खास्ता कर रहे हैं। आप जनाब TTP के साथ मुज़ाकरात करने और उनके साथ मुआहदा करना आज से नहीं, आपको मुबैना तौर पे तालिबान खान भी इसी वजह से कहा गया कि आप उनके हमदर्द तस्वर होते थे। तो फिर इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों के कातलों के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो आप उनको लेजिटिमेट कर रहे हैं उस कत्ल को। फिर ये तो इस तरह से अखज़ की जाती हैं ना सारी ये बातें, तो इस तरीके से कहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाऊंगा तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं करप्शन को मान जाऊं, तो फिर आप TTP के साथ भी आपने हाथ मिलाया। आप कल तक कहते रहे कि जनाब TLP के बारे में इंडियन एजेंट है, फलां है, ये है, आपने उनके साथ भी मिला लिया, आपने उनके साथ भी मुआहदा कर लिया। आप TTP बच्चों के कातलों के साथ भी आपने कर लिया, आप मोदी साहब के साथ भी बिल बैठने के लिए तैयार। आपके वज़रा और आपकी काबीना के लोग और आपके बहुत सारे करीबी मुबैना तौर पे जब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं, वो इसराइल का दौरा भी कर रहे हैं और उनके साथ भी आप जफियाँ डालने के लिए तैयार थे। तो क्या अपोजिशन वाले इतने ही को वो हैं कि जो आप मोदी साहब के साथ भी मुज़ाकरात और मुआहदे और जफियाँ डालने के लिए तैयार हैं, इसराइल के साथ भी तैयार हों, आप जो है ना इस तरीके से बाकी TTP के साथ भी आप कल तक क्या कहते रहे, TLP के साथ, उनके साथ भी, बाकी हर के साथ, तो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कोई और गुस्सा था ना सर, या फिर वो साया जो सरकता हुआ नज़र आ रहा है, वो उस साये के सरकते हुए नज़र आने से और उसके वो सरकने से दिल धड़कने लगे और बहुत कुछ हो रहा है ना जनाब। तो बस ये वही वाली बात है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पैगाम था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया।